नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 2 होने वाला है और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने ना आप लोगों का ना क्लास क्रमांक फर्स्ट में ना 1 से लेकर कि आप लोगों का 30 तक की प्रश्न ना जो एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान का उसका कराया था। और उसके बाद आप लोगों को बोला था ना कि क्लास नंबर 2 में जब मैं आऊँगा ना तो आप लोगों का 30 प्रश्न जो रहेगा उसे फिर से कराऊंगा। मतलब आप लोगों को ना 120 से लेकर कि 150 तक की जो प्रश्न है ना वो आप लोगों को कराऊंगा 30 प्रश्न इस क्लास में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो एसएसटी का विषय है ना वो केवल आप लोगों का टोटल 60 प्रश्न आता है और 60 में से 30 प्रश्न आप लोगों को फर्स्ट क्लास में करा चुका हूँ। तो सेकंड जो क्लास रहेगा ना वो आज रहेगा। ठीक है, 120 से लेकर कि 150 तक की प्रश्न जो है ना वो आप लोगों को मैं कराऊंगा। ठीक है, इन सारे जितने प्रश्न आप लोगों को जो दिख रहे हैं ना उन सारे चीज़ों को आप लोगों को करा चुका हूं मैं। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आज थोड़ा ना मेरा वॉइस में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आज के आज एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं विदाउट माइक का ये जो है ना उसको बना रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 121 को ध्यान से पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के समक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ऑप्शन सी लोकायुक्त के समक्ष या ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर इसका ना मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को आंसर दूंगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के समक्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं ना वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक बात आप लोगों को और बता दूं, अनुच्छेद 124(6) के तहत ना जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना एवं अन्य जो न्यायाधीश होते हैं ना वो सारे न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अनुच्छेद 124 में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं बोल करके अनुच्छेद के ही पूछ ले तो क्या करोगे? तो आप लोगों को याद रखना है 124 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 122 को ध्यान से पढ़िए। भारत की व्यवस्थापिका में शामिल है। पहला को पढ़िए लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत की व्यवस्थापिका में शामिल है। व्यवस्थापिका का कहने का मतलब जो हमारा संसद जो है ना वो उसमें शामिल है बोला, मतलब हमारे भारत का जो संसद है वो किससे मिल करके बना है ये पूछा गया है जी व्यवस्थापिका का मतलब। तो भारत का जो संसद होता है या भारत का जो व्यवस्थापिका होता है वो लोकसभा से मिलकर बना होता है, राज्यसभा से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। तो एक शब्द में आप लोगों को बताऊं ना तो भारत का जो व्यवस्थापिका है या भारत का जो सांसद है ना, सांसद नहीं जी संसद, ठीक है याद रखना, भारत का जो संसद है ना वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद बनाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, आप लोग केवल समझने पे अभी के टाइम पे ना जोर दीजिएगा, ज़्यादा रटने पर जोर कभी मत दीजिएगा। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 123 को आप ध्यान से पढ़िए, सुमेलित कीजिए, मतलब से ये जो सेट ए है और सेट बी है ना आपस में आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, सबसे पहला ए को पढ़िए पी तरंग, बी को पढ़िए लैंगोलिथ, सी को पढ़िए बेसाल्ट, डी को पढ़िए संगमरमर। उसके अलावा पहला ज्वालामुखी, दूसरा अग्नेय चट्टान, तीसरा भूकंप, चौथा कायांतरिक चट्टान। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों का इसका आंसर दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला हम लोग ना सेट ए और सेट बी को आपस में मिलाते हुए चलते हैं, मतलब सुमेलित करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला ए को पढ़िए पी तरंग। तो जो पी तरंग है ना वो भूकंप से संबंधित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन बी को देखो लैंकोलिथ। तो लैंकोलिथ जो है ना वो ज्वालामुखी से संबंधित है। और उसके अलावा सी जो है वो बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो है ना वो आग्नेय चट्टान से संबंधित है। और उसके अलावा चौथा जो है ना संगमरमर। तो संगमरमर जो है ना वो आप लोगों का कायांतरित चट्टान से बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, पी तरंग जो है ना वो भूकंप के से संबंधित है। उसके अलावा ना लैंकोलिथ जो है ना वो ज्वालामुखी से संबंधित है। बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान से संबंधित है। और चौथा संगमरमर जो है ना वो कायांतरित चट्टान से संबंधित है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज ना इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च मार सकते हो बाय एमडी धीवर करके, वहाँ आप लोगों का मेरा पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना उसका जो लिंक है ना वो डाल दूंगा, तो डायरेक्टली भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जो टेलीग्राम चैनल है उसको। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा अपरदन का अभिकर्ता नहीं है? ऑप्शन ए बहता हुआ जल, ऑप्शन बी ग्लेशियर, ऑप्शन सी हवा या ऑप्शन डी तापक्रम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी तापक्रम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा एक अपरदन का अभिकर्ता नहीं है? तो अपरदन का अभिकर्ता मतलब किससे अपरदन नहीं होता है पूछा है जी। और अपरदन का मतलब ये होता है ना कि अगर कोई जल या कोई हवा या कोई ग्लेशियर या कोई पानी वगैरह ना जब बहे ना तो अपने साथ जो मिट्टियाँ को उड़ार करके ले जाता है ना, मतलब अपने साथ बहा करके जो ले जाता है ना उसे हम लोग अपरदन कहते हैं। और बहता हुआ जल, तो बहता हुआ जल में तो अपरदन होता है ना जी। अपरदन का मतलब उसके साथ मिट्टी वगैरह लेकर के चला जाता है, तो वहाँ का जो ज़मीन होता है पूरी की तरह से बह जाता है, वो भी तो अपरदन ही ना होता है इसके कारण, जल के कारण। उसके अलावा ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब बर्फ़ है। बर्फ़ जब नीचे बहता है ग्लेशियर से, जब जो पहाड़ में रहता है उससे, तो अपने साथ साथ वो सारी चीज़ों को उड़ा करके ले जाता है ना, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, किसी भी प्रकार के हो, तो वो भी तो अपरदन करेगा ना। और उसके अलावा हवा, जब तेज़ हवा आता है तो वो भी ना अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को उड़ा करके लेकर के जाता है। लेकिन तापक्रम किसी प्रकार की उड़ाता है क्या? किसी प्रकार की ज़मीन को, मिट्टी को या और किसी तरह को नहीं ना करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 125 को ध्यान से पढ़िए। स्थल मंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है? ऑप्शन ए भूपर पट्टी तथा क्रोड, ऑप्शन बी भूपर पट्टी तथा मेंटल की ऊपरी ठोस भाग, ऑप्शन सी भूपर पट्टी तथा मेंटल का निम्न भाग या ऑप्शन नंबर डी दुर्बल ताप मंडल तथा क्रोड। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भूपर पट्टी तथा मेंटल का ऊपरी ठोस भाग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्थल मंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को भूपर पट्टी तथा मेंटल का ऊपरी ठोस भाग ना वर्णित करेगा जी। हाँ, मतलब ये जमीन है मान करके चलो, और जमीन के ऊपरी हिस्सा को क्या कहेंगे? ऊपरी हिस्सा को हम लोग भूपर पट्टी कहते हैं। उसके बाद वाली जो ठोस भाग रहता है उसे मेंटल कहते हैं। आप लोगों को पता होगा ना कि जो गहराई है ना, गहराई से अगर जमीन को मापा जाए तो प्रमुखतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भूपर पट्टी, दूसरा प्रवाल और तीसरा क्रोड करके। प्रवाल को ही मेंटल बोलते हैं, क्रोड सबसे निचली भाग होता है। तो भूपर पट्टी को ही हम लोग सियाल, सीमा और निफे के नाम से जानते हैं ना इंग्लिश में। सबसे पहला होगा जो वो सियाल होगा, उससे नीचे सीमा होगा, उससे नीचे निफे होगा, है ना, इंग्लिश में जो बोलते हैं वो। और इसमें बोला गया है कि स्थल मंडल को निम्न में से कौन सा भाग वर्णित करता है? तो स्थल मंडल मतलब ऊपरी जो परत है ना उसको भूपर पट्टी तथा मेंटल का जो ऊपरी ठोस भाग है ना वो वर्णित करता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। वायुमंडल की निम्न परतों में से किस एक परत में जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए तापीय मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी संताप मंडल या ऑप्शन डी अधोमंडल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अधोमंडल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वायुमंडल की निम्न परतों में से किस एक परत जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो वायुमंडल के ना जो अधोमंडल है ना उसमें जलवायु तथा मौसम संबंधी परिवर्तन होता है, ठीक है। और ये जो अधोमंडल है ना उसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या मंडल? अधोमंडल या क्षोभ मंडल इसे कहते हैं। ये दोनों को नाम को आप लोगों को याद रखना है। और ये जो अधोमंडल या क्षोभ मंडल है ना इसे ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। क्या? तो ट्रोपोस्फियर भी ना इंग्लिश में कहा जाता है। इसके इंग्लिश नाम को, अधोमंडल के नाम को और क्षोभ मंडल, तीनों को आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, ये जो अधोमंडल या क्षोभ मंडल जो है ना मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होते हैं वो सारे घटनाएं ना ये अधोमंडल या क्षोभ मंडल में होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी औसत ऊंचाई के बारे में ना तो ये जो अधोमंडल या क्षोभ मंडल इसकी औसत ऊंचाई जमीन से लेकर के 13 किलोमीटर, मतलब ना धरती से जो समतल जगह है ना वहां से लेकर के ऊपर ऊंचाई तक 13 किलोमीटर तक की ना इसका मोटाई औसत पाया जाता है, मतलब इसकी ऊंचाई पाया जाता है जो क्षोभ मंडल है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर है तापीय मंडल के बारे में आप लोग जान ले। ये जो तापीय मंडल है ना उसे ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में ना थर्मोस्फियर कहते हैं। क्या? तो इंग्लिश में थर्मोस्फियर के नाम से भी ये जाना जाता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। और ये जो तापीय मंडल है ना उसकी जो विशेषताएं है ना इसमें रेडियो वेव, मतलब रेडियो जो फ्रिक्वेंसी होता है ना वो इसमें से तैरता है, मतलब यहीं से जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे वॉकी टॉकी वगैरह जितना भी यूज़ किया जाता है ना रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह, उन सारा चीज़ ना यहीं से जा कर के जाता है, मतलब तापीय मंडल से होकर के गुजरता है। ये आप लोगों को ये जो तापीय मंडल है उसके बारे में याद रखना। और तापीय मंडल है ना इस कारण ना इसका जो ताप है, इसका जो गर्मी है ना वो ज़्यादा रहता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में इसके अलावा ऑप्शन नंबर भी मध्यमंडल के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लो। ये जो मध्यमंडल है ना वो संताप मंडल के ऊपर है। कौन सा? तो संताप मंडल के ऊपर ना मध्यमंडल पाया जाता है। और ये जो मध्यमंडल है उसकी विशेषताएं जो है ना वो सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत में से एक है, मतलब ये जो मध्यमंडल है ना वो सबसे ठंडी परत इसमें पाया जाता है। ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। और ये जो मंडल है इसकी एक और ये विशेषता है, इस मंडल से जैसे उल्का पिंड जैसे प्रवेश करता है ना तो घर्षण के कारण ना जल करके नष्ट हो जाता है जो उल्का पिंड है वो, ठीक है। तो किस में नष्ट हो जाता है? तो मध्यमंडल में नष्ट हो जाता है। ये बात आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। जो मध्यमंडल उसे मेसोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। क्या? तो मध्यमंडल को मेसोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके बारे में याद रखना है। इसी समताप मंडल के बारे में जानते हैं। संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं। क्या? तो स्ट्रेटोस्फियर के नाम से संताप मंडल को जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, इसके जो इंग्लिश नाम है उसको। और ये जो संताप मंडल है ना वो क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। किसके? तो क्षोभ मंडल के ऊपर ना संताप मंडल पाया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसमें। और ये जो संताप मंडल है ना इसी में ही आप लोगों का जो ओजोन परत है वो पाया जाता है। क्या? तो संताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है ना उसको रोकने का कार्य करता है। जो परत है वो ना रहे ना तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है सीधा सीधा धरती पर पड़ेगा, और अगर इंसानों पर पड़ेगा ना तो उसका जो स्किन है वो जल जाएगा, और चर्म रोग जैसे और चर्म कैंसर जो होता है ना, स्किन कैंसर, वो सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो प्रकृति ने हमें ये वरदान दिया हुआ है कि संताप मंडल के ऊपर ना जो ओजोन परत है वो पाया जाता है, और उससे हमारे क्या होता है जो पराबैंगनी किरण है ना सूर्य के वो आने नहीं देता है, ठीक है। तो जिससे हम लोगों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर होगा ना मौसम संबंधी घटना किस में होता है? तो वो अधोमंडल में होता है, मतलब क्षोभ मंडल में होता है। इतना सारा चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इतना सारा चीज़ मेरा बताने का मकसद ये रहता है कि आप लोगों से कहीं से भी प्रश्न पूछे आप लोगों का आराम से बन जाना चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों को इतना सारा जो डिटेल है ना वो सारा चीज़ देते रहता हूँ, ठीक है। मेरा मकसद ये रहता है कि आप हमेशा मेरे से ना कुछ अलग सीख के जाओ। ऐसा नहीं है कि केवल मैं एक ऑप्शन को करा दूँ और चला जाऊँ, ऐसा नहीं करने वाला मैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को अब ध्यान से पढ़िए। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन बी चंबल परियोजना, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल परियोजना, या ऑप्शन डी सरदार सरोवर परियोजना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नांगल परियोजना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भारत की ना जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है ना वो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल दे दूँ, ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ना वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के ना संयुक्त बीच में बसा हुआ है, ठीक है। मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो है ना इसके बीच में ना ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ना वो स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो भाखड़ा नांगल जो बांध है ना वो सतलज नदी पर बना हुआ है। किस पर? सतलज नदी पर बना हुआ भाखड़ा नांगल बांध है, ठीक है। और ये भारत का ना सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ना यह एक सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। क्या है? तो सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इतना सारा चीज इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर होगा ना भाखड़ा नांगल बांध जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद ना ऑप्शन नंबर है दामोदर घाटी परियोजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ना वो झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में ना दामोदर नदी पर बना हुआ है। कहाँ? तो दामोदर घाटी परियोजना ना दामोदर नदी पर बना हुआ बहुउद्देशीय परियोजना ये भी है, ठीक है। लेकिन ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ना वो भारत की स्वतंत्रता के बाद मतलब 1948 में ना पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से ना ये जो दामोदर घाटी परियोजना है उसका शिलान्यास किया गया था, ये बात आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ना वो अमेरिका के एक नदी, अमेरिका में ना एक नदी है टेस्नी घाटी परियोजना है ना, एक नदी है टेस्नी नामक नदी ना उसी के तर्ज पर बनाया गया था, मतलब उसी के उद्देश्य पर बनाया गया था, ठीक है। और इसमें बिजली उत्पादन भी होता है, आप लोगों को केवल इतना याद रखना है। मेन याद रखना है कि ये किस राज्य में है, किस नदी पर स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बना हुआ एक परियोजना है, ठीक है। 1948 में ना प्रथम स्वतंत्रता के बाद ना पहला बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया, ये याद रखना है। और उसके अलावा ना टेस्नी घाटी परियोजना मतलब ना अमेरिका में एक टेस्नी नामक नदी है, तो टेस्नी घाटी परियोजना के नाम से ही ना इसी के तर्ज पर इसको भी बनाया गया था, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को केवल इतना याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी के बारे में जान लो, चंबल परियोजना के बारे में। ये जो चंबल परियोजना है ना वो चंबल नदी पर बना है। कहाँ? तो चंबल जो परियोजना है वो चंबल नदी पर बनाया गया था। और ये जो चंबल जो नदी है ना वो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की ना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना ये भी है। क्या? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ना संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मान लेना। चंबल नदी पर बना हुआ है, केवल आप लोगों को इतना याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी को जान लो अंतिम रूप से सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ना वो गुजरात राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सरदार सरोवर जो परियोजना है ना वो नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। क्या? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ एक परियोजना है, ये आप लोगों को याद रखना, मतलब एक बांध है, ये आप लोगों को इतना ही इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। इसमें विद्युत उत्पादन भी होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एकदम ही आप लोगों को ना एक रटने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को केवल थोड़ा छोटा जो चीज़ है ना उसके बारे में याद रखते हुए चलना है, ठीक है। नर्मदा नदी पर ना ये परियोजना चालू है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर वाली जो बात होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा ना वो ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी आप लोगों को जानना जरूरी था ना, इस वजह से मैं सारे ऑप्शन को आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय पठार से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी दक्कन ट्रैप या ऑप्शन डी खादर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी खादर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार से जो संबंधित नहीं है वो खादर जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और खादर क्या होता है ये आप लोग सबसे पहले जान लो। खादर जो होता है ना वो नवीन मृदा का एक समूह होता है। नवीन मृदा मतलब मिट्टियों का ना एक नया शैल होता है, समूह होता है। कैसे? तो नदियों के द्वारा जो नया जो मिट्टी रहता है उसको बहा करके
करके ना लाया जाता है और ला करके एक जो प्रमुख हिस्सा में छोड़ दिया जाता है ना, वो खादर कहलाता है। ठीक है, मतलब ये अगर कि बताऊँ ना, तो प्रत्येक वर्ष ना नदी जो होता है ना, वो अपने साथ मिट्टी को साथ में बहा करके लाते हैं और ला करके एक प्रमुख हिस्सा में छोड़ देते हैं ना, तो वो हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके अलावा ना खादर के बाद ना आप लोग एक चीज़ और जान लो, बांगर भी है। आप लोग सुने, बांगर और खादर दो चीज़ आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, मतलब भूगोल में। तो बांगर क्या होता है ये भी आप लोग जान लो। तो बांगर जो होता है वो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। मतलब जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं ना, उसे बांगर कहेंगे, लेकिन जो नए जो मिट्टी होंगे ना, जिसे नदी बहा कर लाएंगा, उसे खादर बोलेंगे। दोनों में बहुत अंतर है, याद रखना। ठीक है, ये जो खादर है ना, इसकी तुलना में ना बहुत कम उपजाऊ होता है। मतलब जो खादर है ना वो कम उपजाऊ होता है, लेकिन जो बांगर है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है। वजह यह है कि हर साल ना जो नदी होता है वो अपने साथ जो मिट्टी को बहा करके लाया जाता है, और वो जो बहे हुई मिट्टी होता है ना, वो उपजाऊ सबसे ज़्यादा होता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी खादर करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है तो खादर नहीं है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़िए। पश्चिम बंगाल में चलने वाली तूफान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गरजने वाला चालीसा, ऑप्शन बी लू, ऑप्शन सी काली बैसाखी या ऑप्शन डी हिक्का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी काल बैसाखी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पश्चिम बंगाल में चलने वाली तूफान को क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में जो चलने वाली तूफान है ना, उसे काल बैसाखी कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो काल बैसाखी है ना, वो तेज हवाओं के साथ ना भारी बारिश आता है और अपने साथ ना गरज चमक तूफान को भी लेकर के आता है, भारी बारिश। ठीक है, तो इसे ना काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को ध्यान से पढ़िए। भारत का इस्पात नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी जमशेदपुर झारखंड, ऑप्शन सी बोकारो झारखंड या ऑप्शन डी आसनसोल पश्चिम बंगाल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर झारखंड करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत का इस्पात नगर कहा जाता है, तो भारत का जो इस्पात नगर है ना, उसे जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो जमशेदपुर झारखंड है ना, इसका जो शॉर्ट नेम है ना, उसको टिस्को भी कहा जाता है। टिस्को का जो फुल फॉर्म है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को ना टिस्को कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, वो सबसे पहला 1907 कब? तो 1907 में ना जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के नाम से ना इसे स्थापित किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 131 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए मनियारी नदी का उद्गम मैकल पर्वत है, ऑप्शन बी हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक है या ऑप्शन डी गोदावरी तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करती है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 131 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बोला है जी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कथन जो है ना, वो गलत हो जाएगा। कैसे? हसदेव नदी मांड नदी की सहायक नदी है, तो हसदेव नदी मांड नदी की सहायक बिल्कुल भी नहीं है। हसदेव नदी और मांड नदी, ये दोनों की दोनों जो नदी है ना, वो महानदी की सहायक नदी है। किसका? तो महानदी की सहायक नदी है ये हसदेव नदी और मांड नदी दोनों है जो वो। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि गलत कौन सा कथन है बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए मनियारी नदी का उद्गम मैकल पर्वत है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो, सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन डी गोदावरी तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करती है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल गलत होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ना नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 132 को ध्यान से पढ़िए, सुमेलित करें। मतलब आप लोगों को ना ये जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है ना, आपस में दोनों को मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट को पढ़ो, कबरा पहाड़, दूसरा अंकुरी नाला, तीसरा श्रृंगी ऋषि का आश्रम, चौथा सर्प पार्क। उसके अलावा स्तंभ 2 को पढ़ो, ए प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र, तपकरा, सी शैलचित्र, डी सिहावा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए सबसे पहले स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को ना आपस में मिलाते हुए चलते हैं, मतलब सुमेलित करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला को देखो, कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ जो है ना वो शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। क्या, तो कबरा पहाड़ जो है वो शैल चित्रों के लिए जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा अंकुरी नाला, तो अंकुरी नाला जो है ना वो प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र है। क्या, तो अंकुरी नाला जो है ना वो प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और तीसरा जो श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है ना, वो आप लोगों का जो सिहावा पर्वत है ना, वहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला था, ये आप लोगों को याद रखना है। चौथा जो होगा सर्प पार्क, तो सर्प पार्क जो है ना वो तपकरा हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ते ना तो 1-2 को आप लोग अगर जानते हैं ना तो ईजी हो जाता। कबरा पहाड़ तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे ना, तो कबरा पहाड़ का क्या आएगा जी, शैल चित्र के लिए ना जाना जाता है। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा सर्प पार्क, तो सर्प पार्क, ये सर्प पार्क जो है वो तपकरा में ना मिलता है जी, हाँ तपकरा जो है उसको सर्प पार्क के लिए जाना जाता है। तो इन दोनों को ही देखते तो आप लोग ऐसे ही इसका आंसर बन जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो पूरा PDF है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के आप लोग सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लोग ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना इसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो डाल दूंगा। ठीक है, बाय MD धीवर करके भी आप लोग सर्च करके ना मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 133 को ध्यान से पढ़िए। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिला तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए कोंडागांव दुर्ग, ऑप्शन बी कोरिया दुर्ग, ऑप्शन सी कोंडागांव रायपुर या ऑप्शन डी दंतेवाड़ा रायपुर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कोंडागांव रायपुर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कोंडागांव हो जाएगा, और सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है वो रायपुर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार ये डाटा रखा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 134 को ध्यान से पढ़िए। सोनबेरा पठार स्थित है। ऑप्शन ए रायपुर उच्च भूमि, ऑप्शन बी उत्तरी उच्च भूमि, ऑप्शन सी मैकल श्रेणी या ऑप्शन डी जसपुर पाट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है रायपुर उच्च भूमि करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सोनबेरा पठार स्थित है, तो सोनबेरा जो पठार है वो रायपुर की उच्च भूमि पर ना स्थित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 135 को ध्यान से पढ़िए। बसनाझार प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जलप्रपात के लिए, ऑप्शन बी शैल चित्र के लिए, ऑप्शन सी गुफा के लिए या ऑप्शन डी मंदिरों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।